हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में। देखो, हम लोग उप सह संयोजन यौगिक में, हाँ, आज हम लोग अपने क्लास में सीएफटी के अंदर, या आपको पता ही हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, सीएफटी। तो सीएफटी में पहले क्या, अष्टफलकीय संकुलों में हो गया विपाटन। उसके बाद क्या हुआ, चतुष्फलकीय संकुलों में क्या हो गया, विपाटन। एक बार मैं आपको ना पिछला, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो रिवाइज करा देता हूं। देखो, जब ऑक्टाहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल समझते हो ना सब लोग, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, अष्टफलकीय अगर संकुल है तो अष्टफलकीय संकुल में क्या होता है कि जो तुम्हारे 5 कक्षक होते हैं डी के, ये समभ्रंश होते हैं। क्या होते हैं? समभ्रंश। ये समभ्रंश कक्षक जो होते हैं टूट जाते हैं, इसका होता है विपाटन। अष्टफलकीय में क्या होता है, अष्टफलकीय में ईजी ऊपर रहता है, T2G नीचे रहता है। ठीक है भाई, आपको हमेशा पता होना चाहिए। आप यहां पे क्या लेते हो, बैरियर सेंटर। नीचे होता है कितना, नीचे होता है 2/3 डेल्टा टी। ठीक है, सॉरी 2/5, ये 3 नहीं आएगा ना, 5 क्यों, 5 कक्षक में से तो टूटा है ना, तो इसलिए 5 में से। और ऊपर क्या आएगा, 3/5 डेल्टा ओ, सॉरी 3 ही आएगा, किसी में भी डेल्टा ओ आएगा ना, ऑक्टाहेड्रल चल रहा है ना, तो ये बाय मिस्टेक। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, tan dq है ना, या फिर आप यहाँ पे डेल्टा टी भी सिंपली इसको लिख सकते हो, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, हाँ ओ, सॉरी, अच्छा ये चीज है ना डेल्टा टी। देखो, अब अगर अष्टफलकीय है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगा, पेयरिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी कि प्रबल क्षेत्र संकुल में क्या होता है कि विपाटन अधिक हो जाता है, तो ऊपर इलेक्ट्रॉन जाने के बजाय वो युग्मित होता है, क्योंकि युग्मन होने में कम ऊर्जा लगता है ऊपर जंप मारने की तुलना में। और अगर अष्टफलकीय नहीं है, चतुष्फलकीय हो गया, क्या हो गया, अगर ये आपका ऑक्टाहेड्रल की बजाय हो गया टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल संकुल हो गया, यानी कि चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय अगर संकुल हो गया तो इसमें क्या होता है कि अक्ष के अनुदिश 2 लिगेंड कम हो गए। चतुष्फलकीय मतलब CN बराबर कितना, 4। यहां पर केवल 4 ही लिगेंड होते हैं, और 4 लिगेंड होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो अक्ष के अनुदिश जो लिगेंड होते हैं वो दोनों हट जाते हैं। वो दोनों, कभी तुमसे कोई पूछने लग जाए कि 2 हटे हैं, तो 2 XY बीच वाले भी तो 2 को ऐसा हट सकता था, तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि XY वाले हटते नहीं है। मतलब जो कक्षक अनुदिश बीच में है अक्षों के, उसके अनुदिश जो लिगेंड आते हैं वो आएंगे ही, हटेंगे कौन से, जो अक्ष के अनुदिश आते हैं। ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली। कभी तुमसे कोई पूछ ले कि भैया जो 6 थे उसमें 2 हट गए तो 4 बचे लिगेंड, तो जो 4 लिगेंड वाले जो होंगे वो कौन होंगे, टेट्राहेड्रल। तो उसमें लिगेंड अक्ष वाले क्यों हटे, बीच वाले क्यों नहीं हटे, दोनों में से कोई है ना भाई, 4 में से कोई 2 जो थे ना बीच में वो हट जाते। तो ऐसा नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, अक्ष वाले ही हटते हैं। मैं समझाना क्या चाह रहा था, आप सब समझ में, समझे नहीं समझे, समझ गए। देखो, तो चतुष्फलकीय में क्या होगा, अक्ष वाला हट जाता है जब अक्ष के अनुदिश लिगेंड नहीं आएगा। देखो 1 2, मान लो आपके पास ये क्या हो गया, ऐसे थोड़ा मैं समझा दूंगा ना तो आपको आएगा अच्छे से ना कि होता क्या है, तुमको रटना नहीं पड़ेगा ना। देखो ऐसे होता है लिगेंड, ऐसे होता है, ठीक है ना। अक्ष हमारा या M हो गया, अब लिगेंड यहां से हट गया, यहां से लिगेंड हट गया, तो यहां के जो कक्षक थे, ठीक है, अब देखो ये मान लो हमारा Z हो गया, ये हमारा Z² वाला हो गया, Z अक्ष पे हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर मैं एक बार अक्ष बना लेता हूं, तुमको अगर नहीं पता तो आप सीख जाओगे। ठीक है, देखो भाई ये मान लो हमारा हो गया X अक्ष, ठीक है, ये हमारा Z हो गया, और इधर हमारा क्या हो गया, Y अक्ष हो गया। तो जो X मान लो ये हो गया हमारा, तो X वाला जो कक्षक है ये कौन सा है, Z वाला, ये हमारा हो गया Y कक्षक। ठीक है, बाकी इसके बीच में होंगे भी, है कि नहीं, ऐसे होंगे बीच में, ऐसे होंगे बीच में ना कक्षक। तो X² माइनस Y² जो था DX² माइनस Y², ये कक्षक जो है उस पर से लिगेंड अब नहीं आएगा। ठीक है, तो जब लिगेंड ऐसे करके नहीं आएगा तो वहां पर प्रतिकर्षण नहीं होगा,
प्रतिकर्षण। जिस अक्ष के अनुदिश लिगेंड नहीं आ रहा है उस अक्ष के अनुदिश जो भी कक्षक थे उसके इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे महसूस प्रतिकर्षण, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। लेकिन जो लिगेंड अक्ष के बीच में से आ रहे हैं, 4 लिगेंड, 1 2 3 और ये 4, अब ये लिगेंड जो आ रहे हैं 4, ये लिगेंड भाई साहब अक्ष के बीच में आ रहे हैं, तो अक्ष के बीच में आते हैं केवल 3 ही कक्षक, DXY, DYZ, DZX, जिसको हम लोग T2G कहते हैं। तो T2G वाले कक्षक को ज्यादा होगा महसूस क्या चीज, प्रतिकर्षण। तो जिसका ज्यादा प्रतिकर्षण होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। इसीलिए कहते हैं शास्त्र में कि चतुष्फलकीय में T2G ऊपर भाग जाता है और EG नीचे, EG भाई साहब नीचे भाग जाएंगे। ठीक है, EG कहां पहुंच गए, जब EG नीचे गए तो इसकी ऊर्जा कम हो गई। अब ये चतुष्फलकीय है, तो चतुष्फलकीय में क्या होता है, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो, इतना कम विपाटन होता है, इतना कम स्प्लिटिंग होता है, मतलब ये ज्यादा चौड़ता नहीं है, ठीक है ना, इतना कम कि पेयरिंग ऊर्जा से कम ऊपर जाने वाला ऊर्जा होता है। ठीक है ना, यानी कि इसमें पेयरिंग नहीं होगा, इसमें पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, कहां भरेंगे, फिर पेयरिंग होगा। ठीक है ना, हाँ पहले सिंगल सिंगल भरना है। ठीक है ना, ये उल्टा हो गया ना, नीचे इसमें कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, और ऊपर 3। ठीक है भाई, T2G में 3 होते हैं ना, तो इतना तुम लोग समझदार हो। ठीक है ना, ये जो गलतियां होती है छोटी छोटी, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, देखो अब 1 और 2 भर गया, फिर 3, फिर 4, फिर 5 भरेंगे, फिर पेयरिंग होगा। ठीक है ना, छठवां आएगा तो पेयरिंग होगा। चाहे लिगेंड कैसा भी हो, दुर्बल हो या फिर प्रबल हो, पेयरिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉनों की। कब होगी पेयरिंग, जब ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है ना, या फिर इसमें पेयरिंग कब होगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। भाई 5 भर गए, छठवां कहां जाएगा, यहां भरेगा। अब कोई कहे कि भाई दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड में यहां पेयरिंग क्यों नहीं होता, मतलब पेयरिंग क्यों नहीं होता यहाँ पे, तो पेयरिंग इसलिए नहीं होता, विपाटन इतना कम होता है चतुष्फलकीय में, इतना कम होता है कि पेयरिंग ऊर्जा से कम होता है। कौन सा ऊर्जा, ट्रांजिशन ऊर्जा, मतलब यहां से यहां पर जाने में जो लगेगा ऊर्जा, ठीक है ना, उससे कम होता है। ठीक है ना, तो ऊपर जाना पसंद करेगा, पेयरिंग होना पसंद नहीं करेगा। ठीक है भाई, तो ये ऐसा होता है। अब हमें यही विपाटन कहां देखना है, वर्ग समतली में। ठीक है ना, किसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले में। ठीक है ना, लिखो CN बराबर 5 वाले, CN क्या होता है, उप सह संयोजन संख्या 5 वाले संकुलों में विपाटन। ठीक है, स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 5 हो। अब 5 लिगेंड होंगे इसके ऊपर। ठीक है ना, कितने होंगे बताओ, 5 लिगेंड होंगे। देखो तो 5 लिगेंड कौन कौन से होंगे भाई साहब, थोड़ा मैं अपना बना लेता हूं फटाफट से। तीन डी में बना रहे हैं ना, तो इसे हम थोड़ा अच्छा से बनाएंगे। देखो ठीक है भाई, देखो ध्यान से इसमें एक लिगेंड का इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, और एक लिगेंड रहेगा 5वां, छठा लिगेंड इसमें रहेगा नहीं। लिगेंड नंबर 6 पे नहीं रहेगा, 5 ही लिगेंड है। अब 5 लिगेंड है तो ऐसा देखा गया है कि जो डी अक्ष का होता है लिगेंड, वो नहीं आता इसमें। DZ² अक्ष है इसमें, उसके अनुदिश लिगेंड नहीं आता है। ठीक है, तो हम इस लिगेंड को यहां से गायब कर देंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, लेकिन यहां एक रहेगा, एक रहेगा। अच्छा सर, ये भी हटा दिया, ये तो है ही।
अब 5 हो गया कुल, नहीं हो गया? 5 हो गया ना? तो हम यहां पे लिखेंगे वर्ग समतली, वर्ग समतली द्विपिरामिडी होता है ना, वर्ग समतली द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ठीक है ना? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ये तो होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, 5 जिसमें होते हैं, तुमको याद होगा ना। इस केस में क्या होता है, डी जेड स्क्वायर अक्ष, अक्ष के अनुदिश, अनुदिश, अनुदिश लिगैंड की अनुपस्थिति के कारण, क्या बोला मैंने, अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण, कारण ईजी कक्षकों में, ईजी कक्षकों में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक को, कक्षक को अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है, का सामना करना पड़ता है, करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इसलिए, इसलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ऊर्जा सार्वधिक होते हैं ना, क्या होते हैं, सार्वधिक होते हैं, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से इसको ना, फिर अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे। चित्र में इतना ही, ठीक है ना, 5 वाला है ना, 3D में बन रहा है, देखो ये दिख रहा होगा अच्छे से। CFT रटने वाली चीज ही नहीं है, समझने वाली चीज है। लिगैंड गायब करते रहो, लाते रहो, करते रहो, ठीक है भाई। कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं अभी आगे, है ना। बनाओ, फिर मैं ना इधर बनाऊंगा डायग्राम, स्प्लिटिंग वाला डायग्राम। देखो भाई सुनो, देखो अब इसमें क्या होगा, विपाटन होगा। ये क्या हो जाएगा, 5 कक्षक, 5D समभ्रंश कक्षक लिगैंड की अनुपस्थिति में, लिगैंड की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में। अब सुनो, जैसे लिगैंड फिर आया, लिगैंड आया, लिगैंड आते ही क्या हो जाएगा, इसकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ेगी पहले, अभी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसमें क्या बताओ, 5D कक्षक। अब लिगैंड बहुत ही पास आ गए इसके, तो इसका क्या हो जाएगा, विपाटन, ठीक है ना। तो होगा कुछ ये कि EG ऊपर भाग जाएगा, अब फिर दोबारा से EG, और ये होगा था T2G, 3 नीचे। अब ये जो T2G है और EG है, उसमें से EG का विपाटन दोबारा हो जाएगा, तो यहां से क्या होगा, देखो कक्षक ऐसे दिख रहा है, देखो एक अलग पहुंचेगा और एक अलग, और ये तुम्हारे पास देखो इसमें कितने, 3 है इधर, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये DXY, सॉरी DYZ, DZX और DXY। इसमें से ना ये जो है इधर ZX आएगा, और इसमें इसकी ऊर्जा है तो वैसे ना एक जैसा ही लिख रहा हूं, हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखो पहले क्या, 2 में टूटा, EG और T2G में। अब क्योंकि Z अक्ष के अनुदिश लिगैंड ही नहीं है, तो DZ स्क्वायर की ऊर्जा कम हो जाएगी, लेकिन DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की लिगैंड
है। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अक्ष कक्ष वाले अक्ष के अनुदिश लिगेंड आएगा तो उसमें प्रतिकर्षण होगा, इसीलिए उसकी ऊर्जा क्या है, अधिक है, इसकी ऊर्जा कम है, इससे कम फील हो रहा है प्रतिकर्षण। लेकिन क्या होता है कि इसकी तुलना में इस डी जेड स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है। ठीक है भाई, तो इनसे तो ज्यादा होगी ना, इनको इसकी ऊर्जा नीचे आ सकती है। तो इस डी जेड स्क्वायर की ऊर्जा इस डी एक्स जेड एक्स से थोड़ा सा ज्यादा है, सॉरी कम है, ठीक है ना। हाँ हाँ उल्टा बोल दिया मैंने थोड़ा पहले, है ना। देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है लेकिन इसकी तुलना में कम। अच्छा, इसकी तुलना में कम। हाँ तो डी जेड स्क्वायर हो गया, वो हमसे बाय मिस्टेक हो गया ना, यहां पर क्या था डी जेड एक्स है कि नहीं है, तो इसको हम लोग रीअरेंज कर लेंगे ऊर्जा के अनुसार। सबसे ऊपर कौन आएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर यहां पर डी जेड स्क्वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़े कम होते हैं डी जेड एक्स की तुलना में, तो इसको प्रतिकर्षण थोड़ा और कम फील होता है, तो लेकिन डी जेड को ज्यादा फील होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। फिर यहां पर डी जेड स्क्वायर आएगा, फिर इसके बाद में कौन आएगा डी वाई जेड, और लास्ट में कौन आएगा डी एक्स वाई। देखो ऐसे, ठीक है ना। इसकी ऊर्जा डी जेड स्क्वायर की कम होनी चाहिए, कम तो है ही, अधिक होनी चाहिए था, इसको डी जेड स्क्वायर को ऊपर होना चाहिए था, लेकिन है कहां डी जेड एक्स से नीचे। क्यों गया ये ऊपर, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है किसकी, डी जेड स्क्वायर की तुलना में, क्योंकि जो डी जेड, हाँ क्योंकि जो डी जेड एक्स होता है ना वो ऐसा होता है, मान लो ये क्या हो गया जेड हो गया और ये हमारा एक्स हो गया, है ना। तो इसमें क्या है कम होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है ना। चतुष्फलकीय में क्या था, ये दोनों एक साथ थे, ये दोनों वो नीचे थे, नीचे पलटा के देखो पीछे भाई, है ना। तो ये क्या होता है स्प्लिटिंग इन C5 वाले संकुलन, ठीक है ना। C8 कितना हो जब 5, ठीक है भाई, छप गया, छाप लो। ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है फिर भी। ठीक है भाई, अष्टफलकीय चतुष्फलकीय से भी ज्यादा इसका होता है विपाटन ऊर्जा, ठीक है भाई। ठीक है भाई, लिखो तो उसमें एक लाइन लिखो, अष्टफलकीय 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 चतुष्फलकीय चतुष्फलकीय और त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, द्विपिरामिडी पिरामिडी संकुलों में CFSE की तुलना करो, CFSE की तुलना, CFSE क्या है पता है सबको, हाँ पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है ना, मतलब वही स्प्लिटिंग या ना स्टेबलाइजिंग सेम चीज है। तुम देखो अब सुनो, तो डेल्टा SP स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतली, ठीक है ना, इसमें ज्यादा होगा डेल्टा O वाले से, और सबसे कम होता है किसकी ऊर्जा, डेल्टा T की। ये है क्या चीज विपाटन ऊर्जा, कि कितना होगा, उसमें ज्यादा नहीं हो गया ऊपर तक, है ना, नीचे ऐसे गया तो इसमें ज्यादा विपाटन हुआ तो इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। और ये ओक्टाहेड्रल और ये टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, ये है इसका ऊर्जा, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, फिर हम बढ़ते आगे, ठीक है। अब देखो इसमें
एक साइड लिखो ज्यामिति, यहां लिखो ज्यामिति, हिंदी में ज्यामिति लिखेंगे पहले हम लोग, लिख दिया। फिर लिखो इधर प्रतिकर्षण करने वाले कक्षकों की संख्या, प्रतिकर्षण करने वाले कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। ठीक, और फिर हम यहां पर क्या लिखें इधर, उसकी कितनी, उसकी वो क्या है संकरण। ठीक है भाई, संकरण इसकी कैसी है, संकरण, संकरित कक्षकों की संख्या लिखो, संकरित कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या। हाँ भाई सुनो, अगर ज्यामिति अष्टफलकीय है, कैसी है, अष्टफलकीय था, तो बताओ कितने कक्षकों को प्रतिकर्षण झेलना पड़ रहा था लिगैंड के कक्षकों का? 6 का, 6 तो थे उसमें कक्षक, 6 तो लिगैंड आते हैं, 6 लिगैंड आएंगे तो 6 लिगैंड के होंगे अलग अलग कक्षक, और ऐसे ही 6 कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु का था, तो वो प्रतिकर्षण महसूस कर रहे थे ना। अब यहां पर sp3d2, तो कुल मिलाकर कितना, 6 ही कक्षक यहां पर भी संकरित हो रहे हैं। क्या हो रहा है, संकरित। फिर कौन आता है बताओ, फिर आता है चतुष्फलकीय। उससे पहले आप ले लो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। इसमें कुल कितने होते हैं, 5 ही तो होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, 5 ही कक्षक भाग लेते हैं। ठीक है, और चतुष्फलकीय आ गया लास्ट में, चतुष्फलकीय। ठीक है भाई, चतुष्फलकीय के अंदर 4 होते हैं और 4 ही भाग लेते हैं। ठीक है भाई, ये थे हमारे से, कॉपी करो इसको फटाफट से। हो गया। छाप लिया, यस सर, छापो उसको। हो गया। हो गया इतना, यस सर, आगे बढ़ते। लिखो CFSC को प्रभावित करने वाले कारक। CFSC समझते हो, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, स्थायीकरण ऊर्जा। ठीक है ना, तो फंस गया था हम, स्थायीकरण ऊर्जा। लिखो CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले क्या कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? ठीक है भाई, देखो, ठीक है भाई, सबसे पहला, अरे तुमसे ना ये पूछेगा कि बताओ संकुल कौन सा ज्यादा स्थायी होगा, तो आप संकुल का स्थायित्व को ना समझ सकते हो, तो आप ना यहां पर ये भी लिख दो ना सब में ना एक हेडिंग, संकुलों का या डाल के, ठीक है, ये लिखो या फिर ये लिखो, संकुलों का स्थायित्व, है ना, ताकि आपको ना पेपर में क्वेश्चन आए तो कर पाओ। संकुलों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना, अंग्रेजी में सेम चीज है, ये लिखो या फिर ये लिखो ना, दोनों हेडिंग बिल्कुल सेम है, कोई समस्या नहीं है। देखो सबसे पहले आता है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या चेक करो आप, किसका, CMA का।
तो जितना ज्यादा वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में, उतना अधिक क्या होगा उसका स्थायित्व। ठीक है भाई। तो CFSE अधिक होगा अगर ऑक्सीडेशन नंबर CMA पर आवेश जितना ज्यादा होगा, यानी कि CMA का ऑक्सीकरण संख्या समानुपाती। अरे ये ज्यादा होगा तो वो भी ज्यादा है। ठीक है ना, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा। एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है भाई, देखो सुनो, देखो मेरे पास मान लो RuH2O6, यहां पर कितना आ गया 2+, कितना आ गया 2+। ठीक है भाई, और मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है कि मान लो और RuH2O6 3+। बताओ इन दोनों में से किस पे ज्यादा है ऑक्सीजन नंबर? इन दोनों पे। हाँ भाई, ये है ना CMA, RU तो दोनों में ही है, उधर वाले पे। +3 वाले पे। हाँ। तो यहां पर ये +3 अवस्था में है, यह +2 अवस्था में है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो मैंने पढ़ाया हुआ है लेक्चर, चेक करो जाके प्लेलिस्ट। ठीक है ना, वहां पे आप जाके देखो इसको। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, यहां पर +2, यहां +3, कौन मोर स्थायी? ये ज्यादा स्थायी। ठीक है ना। एक और आपको मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है ना, देखो CrF6, ठीक है, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है 3+। ठीक है भाई, और यहां मेरे पास आ रहा है एक तरफ CrH2O6। ठीक है भाई, यहां भी 3+। अब बताओ कौन है ज्यादा स्थायी? हाँ सॉरी, यहां पर ना 2- है, क्या इधर 2-। ठीक है, अरे 6, अरे रो, ये संकुल हो गया ना, ये 2- ठीक है ना। ये बाहर आएगा ये। हाँ हाँ, ये जो है ना थोड़ा मिस्टेक कर दिया, इधर 6 आएगा और यहां पर 3+। कौन है ज्यादा स्थायी संकुल? बताओ। हाँ उसका तो +3 हो जाएगा इसका। बताओ बताओ। CrF6 2 नेगेटिव है ना, CrH2O और वहां पर 3 पॉजिटिव। तो इन दोनों संकुलों में से कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी होगा? ये वाला है ना, ये +4 में है, और वो 3 में है। ये +4 अवस्था में है, और ये +3 स्टेट में है। ठीक है ना, कैसे सबको पता है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा हम लोग चेक करते हैं स्टेबिलिटी। संकुलों का स्थायी बताओ कितना ये सब मैं तुमको कॉम्पिटिशन लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर पर पहला था ये, जितना संकुल का ज्यादा होगा ऑक्सीडेशन नंबर, वो संकुल उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है ना, दो संकुल तुलना करना होता है, कौन मोर वो है स्टेबल स्थायी। ठीक है ना। अगला, लिगेंड की प्रकृति, किसकी? लिगेंड की प्रकृति, लिगेंडों की प्रकृति, लिगेंडों की प्रकृति, नेचर ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ लिगेंड्स, मतलब लिगेंड्स की प्रकृति कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी। ठीक है भाई। ठीक है भाई। प्रबल क्षेत्र लिगेंड यानी कि SFL अगर है तो क्या होता है बताओ? ज्यादा, अधिक लिखो, अधिक क्या होता है? विपाटन। क्या होता है? विपाटन। अगर अधिक होगा तो क्या होगा? CFSC भी अधिक होगा, नहीं होगा? और जितना अधिक होगा CFSC उतना स्टेबल ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम बोलते हैं क्या? दुर्बल क्षेत्र लिगेंड W, इसमें तो लगा नहीं। ठीक है, WFL अगर होगा तो कम होगा विपाटन, कम विपाटन। क्या होगा? तो कम होगी इसकी ऊर्जा, है ना। तो
तो CFSC जानते ही है ना, कब विपाटन, ऊर्जा भी कम। ठीक है भाई, अब बताना संकुल कौन सा होगा ज्यादा स्टेबल। ठीक है भाई, देखते ही बोल रहा हूं, देखते ही। ठीक है, देखो COF6 हो गया, यहां पर 2- हो गया, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ना भाई। चलो यहां हम लोग ले लेते हैं 4+, है ना, 4-, एक मेरे पास में है CO CN, ठीक है ना, 6 और यहां पर 2+, 3, ठीक है, 3+, ठीक है ना भाई। अब बताओ, यहां भी 4- ले लेते हैं भाई, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स। ये लगो सीएन वाला कैसे भाई, कैसे बराबर है कि भाई, बराबर है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन संख्या तो कैसा है, बराबर है। तो CN क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसमें कौन है F, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो मोर CFSC होगा, अधिक होगा, मतलब अगर वो अधिक होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल। ठीक है ना, अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेम है, तो फिर हम देखते हैं लिगेंड कौन सा प्रबल है। ठीक है ना, पहले आप क्या देखो, ऑक्सीडेशन संख्या देखो, पहले क्या देखो, जिस पे ज्यादा स्थायी होगा। अगर वो नहीं है तो फिर लिगेंड देखो। ठीक है ना, तो CFSC क्या होगा, अधिक होगा तो मोर स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ो, अब हमारे पास क्या नेचर ऑफ CMA, केंद्रीय धातु परमाणु की प्रकृति पर भी करता है निर्भर। तीसरा CMA की प्रकृति, अभी कौन था, लिगेंड की प्रकृति है ना, प्रकृति। ठीक है भाई, देखो दिख रहा है, ठीक है। तो CFSC जिसका जितना ज्यादा होता तो नहीं ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। CFSE समानुपाती होता है किसके, संकुल के स्थायी के, संकुल का स्थायित्व। ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक है ना, जितना अधिक होगा ये संकुल उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। और सुन ध्यान से, जो CFSC है वो 5D वाले केंद्रीय धातु परमाणु की ज्यादा होगी, उससे कम होगी किसकी, 4D वाले की, और उससे कम होगी किसकी, 3D वाले की। ठीक है ना, मतलब जो 3D में आते हैं, मान लो CO आ गया, एक संकुल है तो तुम्हारे पास मान लो वहां पर CO है, CMA, एक संकुल है वहां पर 5D वाला मान लो कोई सा भी हो, उसके बाद में कौन हो, रुडियम हो, कौन हो, रुडियम हो, और वहां पर भी सेम लिगेंड है। तो दोनों संकुल में से कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी होगा, CO वाला संकुल या फिर रुडियम यानी कि RU वाला संकुल। तो RU वाला कौन सा होगा, क्योंकि उसकी क्या होती है, उसकी जेड इफेक्टिव अधिक होती है। जेड इफेक्टिव मतलब प्रभावी नाप का आवेश ज्यादा होगा ना इसका, अधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा। ठीक है ना, इसीलिए क्या होगा, इसका ज्यादा होगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, ध्यान रखना। और लास्ट में आता है कौन, प्रकृति, संकुल की प्रकृति कैसी है। चौथा, संकुलों की प्रकृति, संकुलों की प्रकृति। ठीक है भाई, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे हम लोग पहले। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स कैसा है आपको ये देखना है। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, देखो भाई, अगर SP वाला है तो मोर स्टेबल,
अष्टफलकीय है तो कम स्टेबल, डेल्टा टी वाला सबसे कम स्टेबल, ठीक है ना। तो ऐसा संकुल जिसमें ज्यादा विपाटन होता है, ज्यादा स्थायित्व होता है, तो एसपी जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये मोर स्टेबल है किसकी, डेल्टा ओ वाले अष्टफलकीय की तुलना में। समतली वहन यानी कि त्रिकोणीय, द्विपिरामिडी या फिर वर्ग समतली हम इसे कहेंगे, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल और यहाँ पर क्या टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये था, हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। एक टॉपिक है छोटा सा, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। जो तुम्हारे एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, नाम से है संकुलों का स्थायित्व। लिखो हेडिंग, संकुलों का स्थायित्व। अभी तुमने कुछ तो स्थायित्व पढ़ा पीछे अभी, है ना। जो पीछे मैंने आपको 4 लिखवाया वो भी था, क्या चीज, वो भी स्थायित्व भी था, लेकिन ये ना अलग से टॉपिक और दे रखा तुम्हारी एनसीईआरटी में स्थायित्व का, हम वो भी अभी देखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, हाँ तो बनना, वही तो बताया अभी कि मैंने प्ले कर चुका है ये, लेकिन ये बुक में दोबारा से फिर से है, अलग तरीके से है उसमें। वहां पर हम लोग क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, अरे हो गया। देखो ध्यान से सुन, ध्यान से। ये कहता है कि कोई संकुल है, कोई, ध्यान से सुनना भी अच्छे से, फिर आएगा मजा। कहता है कोई संकुल है और ये संकुल अष्टफलकीय है। कैसा है, मतलब ML6 वाला है। तो संकुल बना कैसे होगा, पहले केंद्रीय धातु परमाणु होगा, एक लिगैंड L1 आया होगा, फिर बना होगा ML1। तो जब ये रिएक्शन हुआ होगा तो हम लोग ये कह देते हैं कि इसका K1 होगा रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, ठीक है। अब फिर ML1 पे आकर के दूसरा लिगैंड जुड़ा होगा, फिर ये बना होगा ML2, यहां पर होगा K2 वेग स्थिरांक, ठीक है ना। ML1 प्लस ML2 तो ML3 एक और लिगैंड इसमें जुड़ गया ना, ये नहीं जोड़ना तुमको, ठीक है भाई। या आप ये कह लो पहले कि ओनली ये लिगैंड लिखो ना, लिगैंड, ठीक है। अब ठीक है, अब मान लो ML2 बन गया था, एक लिगैंड आके और जुड़ गया तो K3 हो गया, ML3 हो गया, ML3 हो गया, इसमें आकर एक लिगैंड और जुड़ गया तो K4 हो गया, ML4 बनेगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ML4 तो लिखा तो ML4, देखो यार, ML4 में आकर एक लिगैंड और जुड़ गया, L जोड़ना है, क्या जोड़ना है, L जोड़ो, तो क्या होगा ML5। ऐसा ही जो ML5 है उसमें अगर एक लिगैंड और जुड़ गया तो क्या हो गया, K6 हो गया। और सुन ध्यान से, ML6 बन गया, मतलब ये लिगैंड बना जो है ML6, ये ऐसे 6 स्टेप से मिलकर के बना है, ठीक है ना। अब होता क्या है, देखो ये जो मेरे पास ML1 है, ML2 है, ML3, ML4 है, ये अलग अलग क्या है, ये स्टेप्स हैं, क्या ये अलग अलग स्टेप्स, ठीक है भाई, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक। अब इन सबको जोड़ना है, इन सबको तुम अगर जोड़ोगे ना तो सब जुड़ते हैं। तो देखो ध्यान से, ये ML1 इस ML1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ML2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये इससे होगा कैंसिल आउट, और ये इससे होगा, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, ये बचा क्या, जो बचा बस वो लिखेंगे। अब देखो M+6 लिगैंड आकर के जुड़ गए, और ये जो K1, K2, K3 है ये सब आपस में गुना हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताओ, गुना हो जाते हैं। ये नियम है उसका, मतलब जब भी से ना हम लिखते हैं रिएक्शन, तो जो वेग स्थिरांक होता है, ये रेट कांस्टेंट बोलते हो आप इसको,
या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप ना कैप यहाँ पर ये ले लो, वेग स्थिरांक यहाँ पर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। साम्य स्थिरांक क्या बोलते हैं? साम्य स्थिरांक। याद है आपने के ए निकाला था पीछे नष्ट क्वेश्चन में, के लिखवाया था, साम्य स्थिरांक, ये वही है साम्य स्थिरांक, ठीक है ना, साम्य स्थिरांक मतलब कांस्टेंट है। हम इसे दिखा देंगे किससे? केएफ से, या फिर के बी। अब यहाँ पर हम केएफ बोल रहे हैं ना, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो ये हमारे पास के एफ हो गया। तो क्या होता है, ये जो के एफ बोलेंगे इसको हम लोग, वो हमारा क्या होगा? K1 गुना K2 गुना K3 गुना K4 गुना K5, मतलब ये सारे गुना होते हैं आपस में, और ये ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है, जहां तक आएगा वहां तक। तो हम लोग K6 तो देख दो, 6 तक है ना इसमें, गुना K6, ठीक है भाई, ऐसे आता रहेगा। तो अब क्या होगा, तो यहां पर ML6 ऐसे बना होगा, ठीक है ना, और यहां पर क्या लिखेंगे? KF। क्या लिखेंगे? KF। या फिर आप के स्टेबिलिटी भी से बोल सकते हो आप लोग, के एफ को हम लोग के स्थायित्व क्या बोल सकते हैं? स्थायित्व, ठीक है ना। जितना ज्यादा होता है ये कॉम्प्लेक्स, उतना ही ज्यादा स्थायित्व होता है, कॉम्प्लेक्स उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो ये ऐसे, मतलब ये संकुल जो है ना ऐसे बना होगा, ठीक है ना। तो संकुलों की का स्थायित्व क्या होगा? के एफ के समानुपाती होता है, ठीक है ना। ये कॉपी करो फटाफट से सारे, ठीक है भाई, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में था, ठीक है ना, तो मैंने आपको ये समझा दिया। छापो इसको, ये हो गया। देखो सुनो, देखो जितना, सुनो मैंने क्या कहा, इसका मीनिंग क्या है? के एफ का मान का काम ले दिया, का मान जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा ठीक है ना, संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा, ठीक है ना, संकुल उतना ही अधिक, लिख लो, उतना ही अधिक स्थायी होगा। क्या होगा? स्थायी होगा। समझे आप लोग? कॉपी करो, ठीक है ना। ये हमारे यहां टॉपिक खत्म होता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। मैं जहां 10वीं पढ़ने गया था ना, तो ये हमारी चीजें हैं, कलर, ठीक है भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स है वो रंगीन क्यों होता है, रंगीन क्यों होता है, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो ये था हमारा क्या आज के स्टेबिलिटी। अब अगला टॉपिक है वो है संकुल यौगिकों में कलर, रंग। लिखो संकुल, हेडिंग करो, संकुलों में, अरे गलत लिख दिया, संकुल यौगिकों में, है ना, का रंगीन होना, रंगीन क्यों होता है ये, ठीक है भाई। तो दो कारणों से होते हैं कलर। पहला कौन सा होता है? डीडी संक्रमण, आप इसे ना देखो, जो हमारे पास था डी ब्लॉक के तत्व, वहां पर मैंने आपको यह समझाया था कि डीडी संक्रमण के कारण क्या होते हैं? रंगीन होते हैं संकुल, हम इसको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन, ठीक है ना। और दूसरा था क्या बताओ? आवेश स्पेक्ट्रा, ठीक है भाई। ये दो थे रीजन। इसकी वजह से क्या होता है, संकुल हमेशा रंगीन होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं कारण वहां पर नहीं दिया था। डीडी संक्रमण होता क्या है ये डिटेल में नहीं समझाया था, वो डिटेल आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त, ठीक है। तो ये अगली क्लास में चैप्टर तुम्हारा फिनिश हो जाएगा।
जहां तक मुझे पता है 100%। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक। ठीक है, आओ मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू।